यहूदियों के पारंपरिक इतिहास के अनुसार यहूदियों के राज्य का ईसा से लगभग 900 साल पहले विभाजन हो गया था, जिससे दो राज्य जन्मे, उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में जूडा। करीब 150 साल बाद 8वीं सदी ईसा पूर्व में पूरब से असुर साम्राज्य ने आकर उत्तरी यहूदी राज्य इज़राइल पर अधिकार कर लिया और असुर सम्राटों ने 3 अलग-अलग समूहों में इज़राइल के 12 कबीलों में से 10 को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया, जिन्हें 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहा जाता है। इन्हें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि इनका आगे जिक्र आने वाला है। इस घटना के लगभग 150 साल बाद जूडा राज्य पर बेबीलोनियन साम्राज्य ने अधिकार कर लिया और सोलोमन के समय बनाया हुआ यहूदियों का पहला मंदिर नष्ट कर दिया। सोलोमन से यहां तक का यहूदी इतिहास कहलाता है पहला मंदिर काल, यानी फर्स्ट टेम्पल पीरियड। जूडा राज्य के अधिकांश यहूदियों को बेबीलोनियन पकड़कर ले गए, तो अब सारा फिलिस्तीन बेबीलोनियन शासकों के अधीन था। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, बेबीलोनियन काल में इस क्षेत्र को फिलिस्तीन नहीं बल्कि यहूद कहा गया था। फिलिस्ती नाम की जाति केवल इस जगह पर रहती थी जहां आज गाजा पट्टी है, और फिलिस्ती लोग यहूदी राज्य में भी नहीं आते थे। कुछ ही समय बाद कुरूश यानी कोरेश या साइरस ने फारस में हक्षमनी साम्राज्य की स्थापना की। कुरुश या साइरस ने बेबीलोनियन साम्राज्य का अंत कर दिया और फिलिस्तीन हक्षमनी साम्राज्य में आ गया। कुरुश ने यहूदियों को मुक्त कर दिया और यहूदियों का दूसरा मंदिर बनना शुरू हुआ। कुरुश के बेटे काबूजिया यानी कैम्बाइसिस ने फिलिस्तीन के रास्ते मिस्र पर कब्जा कर लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर तुर्की, मिस्र और बेबीलोनिया तीनों पर एक साथ कब्जा जमाए रखना है तो फिलिस्तीन पर अधिकार बहुत जरूरी है। इस बात को भी याद रखिएगा। दारायवूश, जिन्हें हम दारा या डरायस के नाम से बेहतर जानते हैं, जिन्होंने भारत की सिंधु घाटी पर कब्जा किया था, उनके काल में यहूदियों का दूसरा मंदिर बनकर तैयार हुआ, लेकिन यहूदियों को अभी भी पूरी आजादी नहीं मिली थी। तब से लेकर लगभग 2500 साल तक यहूदी पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े रहे, पर उनमें स्वतंत्रता की आग हमेशा जलती रही। उन्होंने अपनी हिब्रू संस्कृति को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा। हक्षमनियों ने यहूदियों के प्रांत को नाम दिया यहूद मेदिनता। 200 साल के राज के बाद हक्षमनियों को यमन सम्राट सिकंदर ने समाप्त कर दिया और फिलिस्तीन पर लगभग 300 साल तक यवनों का राज रहा। इस दौरान कुछ समय के लिए मिस्र की क्लियोपेट्रा के पूर्वजों के हाथों में फिलिस्तीन रहा और उसके बाद यह सेल्यूकस निकेटर द्वारा स्थापित सेल्यूसिड वंश के पास चला गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सेल्यूसिड शासकों ने यहूदियों की परंपरा के साथ छेड़छाड़ की, तब मक्काबियों का विद्रोह हुआ, जो कि सफल रहा और यहूदियों की राजनैतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता काफी हद तक सुरक्षित रही। इसकी याद में यहूदी 8 दिन का हनुक्का पर्व मनाते हैं। ये यहूदियों का पारंपरिक इतिहास है और ये घटनाक्रम यहूदी बाइबल में दर्ज है, और लगभग पूरी यहूदी बाइबल या हिब्रू बाइबल ईसाई बाइबल में पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट के रूप में शामिल है। ईसा मसीह से लेकर बाइबल का भाग नया नियम या न्यू टेस्टामेंट कहलाता है। मक्काबी कांड के बाद फिलिस्तीन में हाशमोना वंश ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यवनों के बाद यूरोप में उदय हुआ अत्यंत क्रूर और अत्याचारी लेकिन सभ्यता का दंभ भरने वाले रोमन गणराज्य का। रोम ने ईसा पूर्व 130 तक यवन देश यानी ग्रीस पर अधिकार कर लिया था। साम्राज्यवाद भी कैसी कैसी जुगत भिड़ाता है, देखिए। रोमनों का तर्क था कि चूंकि अब वे यवनाधिपति हैं, तो यवनों के असल और वैध उत्तराधिकारी भी वही हैं। इसीलिए सारा का सारा यवन जगत उन्हें ही मिलना चाहिए। रोमन गणराज्य के सेनापति और जूलियस सीजर के राजनीतिक प्रतिद्वंदी पॉम्पी ने इसी कड़ी में 63 ईसा पूर्व में फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और हाशमोना का यहूदी राज्य भी रोमन गणराज्य का मांडलिक बन गया, और स्वयं जूलियस सीजर ने दबोच लिया यवन महारानी क्लियोपेट्रा का मिस्र। रोमनों की नजर थी पूरब में टिग्रिस फरात दोआब यानी मेसोपोटामिया पर, लेकिन अब तक सारे पूर्वी यवन जगत पर अधिकार हो चुका था पर्णियों का या अर्शकों का, जिन्हें पश्चिमी इतिहासकार पार्थियन कहते हैं।
इस वक्त टिग्रिस फरात दोआब यानी मेसोपोटामिया इन परिणियों के अधिकार में था और अब इनकी नजर थी फिलिस्तीन पर। रोम पूरब में बढ़ना चाहता था और फारस पश्चिम में। इसलिए रोम और फारस के संग्राम सदियों तक चले। इसमें फिलिस्तीन का अच्छा खासा रणनीतिक महत्व था। 37 ईसा पूर्व में हाशमोनी राज्य की जगह ले ली राजा हेरोद ने। 27 ईसा पूर्व में रोमन गणराज्य बन गया रोमन साम्राज्य और जूलियस सीजर के भतीजे ऑक्टेवियन ऑगस्टस सीजर की उपाधि धारण करके पहले रोमन सम्राट बने। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं ऑगस्टस सीजर के राज में ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इनके उत्तराधिकारी टाइबेरियस के राज में उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। ऐसी मान्यता है कि ये सब जेरूसलेम के इर्द गिर्द हुआ था, इसीलिए ईसाइयों का पवित्र स्थान भी जेरूसलेम रहा। अब तक फिलिस्तीन का नाम जूडिया हो चुका था। ईसा के जन्म से 4 साल पहले हेरोद की मृत्यु के बाद उसके राज्य के टुकड़े हो गए, जिनको रोम आहिस्ता आहिस्ता निगल गया। ईसा के जन्म से 6 साल बाद जूडिया में रोमनों ने जनगणना की। इससे जूडिया में विरोध भड़क उठा। यहूदी विद्रोहियों को जीलट कहा गया। रोमनों के राज में यहूदियों पर अत्याचारों की भी अति हो गई। हालांकि यहूदियों ने भी रोमनों को कड़ी टक्कर दी। लगभग 70 साल के संघर्ष के बाद रोमन सम्राट वेस्पेसियन ने यहूदियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। यहूदियों का दूसरा मंदिर रोमनों ने ध्वस्त कर दिया। कई यहूदियों को बंदी बना लिया गया, कईयों को देश निकाला दे दिया गया, कई खुद चले गए। इस तरह से रोमनों ने फिलिस्तीन में यहूदियों का विद्रोह कुचल डाला। कुरुश के समय से यहां तक का यहूदी इतिहास कहलाता है दूसरा मंदिर काल, यानी सेकेंड टेम्पल पीरियड। इसी यहूदी विद्रोह की ही एक कड़ी है ईसा मसीह, जो स्वयं भी एक यहूदी थे। कहा जाता है कि फिलिस्तीन से निकाले जाने के बाद यहूदी उस समय के ज्ञात जगत के कोनों कोनों में जाकर बस गए। ऐसी ही एक शाखा भारत भी आई थी। पार्थियन और रोमन साम्राज्यों के बीच लगातार संग्राम होते रहते थे। इसी कड़ी में सन 115 के आसपास पराक्रमी रोमन सम्राट ट्रेजन की सेनाएं फारस की खाड़ी तक जा पहुंची। तब पार्थियनों की शह पर सन 115 और 17 के बीच रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में अलग अलग जगहों पर यहूदियों ने विद्रोह किया, जिसे दूसरा यहूदी संग्राम या किटोस वॉर कहा जाता है। इस संग्राम के दौरान ट्रेजन को पराजय मिली और उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी बने हेड्रियन। 15 साल बाद सम्राट हेड्रियन के ही राज में जूडिया में सिमोन बार खोखबा का विद्रोह हुआ। इसको भी कुचल दिया गया और जूडिया में रोमनों ने कत्लेआम मचाया। कई यहूदियों को देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद जूडिया का नाम बदलकर सीरिया पैलेस्टाइना कर दिया गया। तब से ही ये क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता है। इसके बाद फिलिस्तीन के इतिहास पर पौने 200 साल के लिए एक धुंध छा जाती है और इतना समय काफी होता है इतिहास लिखने वालों के लिए।